हमारी पब्लिक है ना, वो हमारे फिल्म मेकर से कहीं ज्यादा नॉलेजेबल हो चुकी है कि ये फिल्म को हमने 3 लैंग्वेज में शूट किया है। हमने डब नहीं किया, इंग्लिश, हिंदी, तमिल में हमने शूट किया। एक शॉट इंग्लिश में, एक शॉट हिंदी में, एक शॉट तमिल में। कि कैन यू टेल मी व्हाट दिस मीन? क्या आप बता सकते हो इसका मतलब क्या है? ये अर्थ सोलिया, इट इज लाइक दैट। एवरी एक्टर यूज्ड टू शूट दैट। बॉलीवुड सर थोड़ा इंडस्ट्री ना बदनाम हो रही है कि ढंग की कहानियां नहीं लेकर आ रहे लोग। 2.5 साल लगे मुझे रिसर्च करने के लिए। मेरी पिक्चर को थिएटर में क्यों देखने जाए? मेरे लिए उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट बनना, उनके लिए एस्पिरेशनल बनना बहुत जरूरी है एज एन एक्टर। वरना तो हंसेंगे मेरे पे, और मैं कतई नहीं चाहता कि कोई मेरी पिक्चर देखने और मुझ पे हंसे। मैडी वो है नहीं। RSTDM अगर आज दोबारा बनती है जी, आपके हिसाब से किसको कास्ट करना चाहिए? मैडी और दिया के अलावा RSTDM कोई और नहीं कर सकता। अगर वो करेंगे तो इससे बड़ी बेवकूफी होगी नहीं। क्या रॉकेटरी माधवन के करियर की सबसे बड़ी फिल्म है? विदाउट अ डाउट यार, इसमें तो कोई शक ही नहीं। नो, मैंने तो सब कुछ नछावर कर दिया इस पिक्चर में। या तो अगर चली नहीं तो मैं इतना पिटूंगा, सब बोलेंगे ये बहुत बात करता है स्क्रिप्ट के बारे में, स्क्रीन प्ले के बारे में, एक्टिंग के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में, इंटेलिजेंट एक्टर है। हाँ, चली नहीं तो सब कुछ जो है कचरे में चला जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है नालायक पत्रकार। अब भले ही साइंटिस्ट बन गए हों, पर 90s किड्स के लिए ये आज भी हैं रोमांस के डैडी। आई हैव विद मी आर माधवन मैडी। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक हूँ यार, थैंक यू सो मच। सर साइंटिस्ट बन गए हो आप, मतलब ये पहले मुझे सबसे पहले ये बताओ कि ये आइडिया आपके दिमाग में क्यों आया, किस तरीके से आया कि यार अब ना इस तरीके की एक कहानी दिखाई जानी चाहिए? क्योंकि मैं साफ साफ बता रहा हूँ, बॉलीवुड सर थोड़ा इंडस्ट्री ना बदनाम हो रही है कि ढंग की कहानियां नहीं लेकर आ रहे लोग। मतलब ये मेरा कहना नहीं है, मैं तो आपको पता ही है नालायक पत्रकार नाम है मेरा, तो मैंने इसलिए पूछा ये आइडिया कहाँ से आया आपके पास? ये आइडिया 6 साल पहले मुझे आया, जब मुझे किसी ने बताया कि यार एक इसरो साइंटिस्ट है जिसका एक मालदीवन औरत के साथ अफेयर हो गया था, और उस अफेयर के चक्कर में उसने इंडिया के रॉकेटरी सीक्रेट्स पाकिस्तान को बेच दिए। उसको अरेस्ट किया गया, उसको मारा पीटा गया, लगभग जेल में मार दिया गया। फिर वो बाहर निकला और अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर दिया। तो मैंने कहा कि यार अच्छी कहानी है, अभी मैं ये विक्रम वेदा, मारदार, तनु मनु करके थक गया हूँ। अभी एक हैंडसम इसरो हीरो बनूंगा और जाके मालदीवन वुमन के साथ रोमांस करूंगा, गाने वाने बनेंगे मेरे। और उसी तुच्छ इरादे के साथ मैं चला गया त्रिवेंद्रम डॉक्टर नंबी नारायण से मिलने। और जब मैं उनसे मिला भाई, मैं बौखला गया। मतलब मेरी हालत खराब हो गई। उस आदमी की तेजस, तेवर, उसकी लुक, और उसके अंदर जो गुस्सा और दुख, और ये मतलब ये अंदर से रोना कि भाई तुम लोग मेरे को एक गद्दार कैसे बुला सकते हो, जबकि उसको कोर्ट ने उसको निर्दोष साबित कर दिया था। बिल्कुल। फिर भी ये है कि यार जब भी तुम इंटरनेट पे जाते हो, नंबी नारायण को डालते हो, तो लगता है स्पाई केस आता है भाई। कहता है ये स्पाई नहीं हूं मैं। और मैंने कहा मैं भी यार बहकावे में आ गया इनकी बातों का। मुझे लगा कि यार सही कह रहे हैं, और मैंने कहा कि पिक्चर बनाऊंगा इनके केस के बारे में, क्योंकि ये जो केस था इतना मतलब वाहियात केस था कि मतलब कोई प्रूफ ही नहीं है। हाँ, किसी भी चीज का। बिल्कुल। तो मैं 7 महीने के लिए स्क्रिप्ट लिखा, और मैं जब उनसे गया तो उन्होंने कहा माधवन अच्छा स्क्रिप्ट लिखा आपने, वरना ये बात गलत है, क्योंकि ये इस बात में ये चीज, ये जो लिक्विड में थ्योरम है, इसको प्रूव करने के लिए तो मैं तो प्रिंसटन न्यू जर्सी चला गया प्रोफेसर क्रॉको के साथ काम करने। जब उन्होंने कहा कि प्रोफेसर क्रॉको, तो भाई मेरे को पसीना आ गया, क्योंकि ये ना मून मिशन के माए बाप माने जाते हैं। तो मैंने नबी सर से पूछा कि आप प्रोफेसर क्रॉको और आपका क्या लेना देना? कहता क्या लेना देना, मैं यार 10 महीने में मैंने थीसिस खत्म की इनके नीचे भी। तो मैंने कहा नंबी नारायण साहब, ये बात आप मुझे कब बताने वाले थे? मतलब यार 7 महीने के लिए मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, आपको लगा ही नहीं कि ये बात जरूरी है? उसके बाद उन्होंने मुझे प्रिंसटन उनकी अचीवमेंट के बारे में बताया, उन्होंने बताया फ्रांस के बारे में, उन्होंने बताया स्कॉटलैंड के बारे में, उन्होंने बताया USSR जहाँ पे वो गए थे और स्मगल करके इंजन ले आए, क्योंकि हमने पैसे दे दिए थे और अमेरिका इंजन हम इंडिया तक आने तक रोक रहा था कि तीनों मद्रासी साइंटिस्ट वहाँ जाके लेके कैसे आए। और ये देखते देखते छोटी जेम्स बॉन्ड की नहीं, लेकिन जेम्स बॉन्ड के बाप की कहानी निकल आई। और मैंने कहा सर आप मुझे कब बताने वाले थे? मैं क्या इसमें बताने की क्या बात है यार, उन्होंने मुझे तनख्वाह दी, मैंने अपना काम किया। और भाई उस दिन मुझे ना एहसास हो गया कि इस देश में ना 2 किस्म के देशभक्त होते हैं। एक होते हैं जो भारत माता की जय करते हैं और तेवर में जाके गोली खाते हैं और अपने देश के लिए जान देते हैं, और उनकी सैक्रिफाइस सड़कों पर होना भी चाहिए। पर एक और किस्म के देशभक्त होते हैं भाई, अनसंग हीरोज। अनसंग ही नहीं, उनको पता है कि उनका जान खतरे में है, उनको पता है कि उनके बारे में कोई किसी पता नहीं चलेगा, कोई उनका गुण नहीं गाएगा, कोई चैप्टर में उनका किताब नहीं लिखेगा, कोई उनका मूर्ति नहीं डालेगा, पर उसके बावजूद भी हर रोज अपने आप को, अपने परिवार को कष्ट में डालकर वो देश के लिए काम करते हैं। उनमें से एक इंसान थे डॉक्टर नंबी नारायण। तो मैंने कहा यार इस इंसान के बारे में न जानना देश के साथ एक धोखा है। पर आप मुझे ये बताओ कि इस तरीके की फिल्म, इस तरीके के सब्जेक्ट पर जब फिल्म बनती है,
तो खास तौर पर जो कंपैरिजन होता है वो होता है सीधा हॉलीवुड की मूवीज से कि यार प्रोस्थेटिक्स में मजा नहीं आ रहा, पीछे जो मतलब ये जो दिखाया हुआ है तो क्रोमा ढंग से नहीं कटा है, मतलब बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके की बातें करते हैं और खास तौर पर जैसे ही वो कंपैरिजन करते हैं वो कहते हैं कि इंडस्ट्री से कुछ होने वाला नहीं। इसका जब मैं ट्रेलर देख रहा था और फिर जब मुझे पता चला कि यहाँ पे तो प्रोस्थेटिक्स ही यूज नहीं हुआ है, ये टेक्नोलॉजी कहाँ से निकाल के लेकर आया आप और कितनी जरूरी थी ये इस फिल्म के लिए? बहुत अच्छा सवाल भाई। 2.5 साल लगे मुझे रिसर्च करने के लिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों जरूरी था कि हम प्रोस्थेटिक्स ना यूज करें। जो भी मैंने इस फिल्म में दिखाई है वो बिल्कुल सच है, भले ही मैंने टाइम और कैरेक्टर्स को मिलाए हों, पर जो इंसिडेंट है वो बिल्कुल सच है। पिक्चर देखते वक्त अगर इंसान को लगे या ऑडियंस को लगे कि भाई ये मूंछ चिपकाया हुआ है या ये झूठ है या किसी के दांत अलग हैं, उन्हें चिपकाया हुआ दांत है, तो जो भरोसा कहानी पे है ना वो उठ जाएगा। तो मैंने अपने सारे आर्टिस्ट से कहा कि भाई ये वजन बढ़ाना जो है, ये वजन घटाना जो है, जो अपने बालों को सफेद करना है या दांतों को चेंज करना है, ये सारा हम एक्चुअली करेंगे। और मेरे सारे आर्टिस्ट मेरे साथ खड़े हो गए। दूसरी बात ये है कि मैं तब से तंग आ गया हूँ कि सिर्फ हॉलीवुड कर सकता है। नहीं ये है ना वैसे, मतलब ये बिल्कुल सही कह रहे हो। और मैंने कहा खाली वो क्यों कर सकते हैं यार, कर तो हम भी सकेंगे। इनफैक्ट हम वो चीज करेंगे इस फिल्म में जो हॉलीवुड ने भी नहीं किया हो। हमने 50 साल की उम्र में लोगों को दिखाया, मतलब 29 साल से लेकर 80 साल तक विदाउट प्रोस्थेटिक। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मतलब ये सच कहानी है, मतलब इसमें कुछ वो नहीं है, बिल्कुल नहीं झालमेल कोई नहीं। आप दिखाइएगा मुझे पूरी फिल्म में, आप देखिए यार, आपने ट्रेलर तो पूरी फिल्म में देख लीजिए। और ये रियल दिखना जरूरी है, ये चैलेंज के लिए मैंने नहीं कहा, वजह ये है कि रियल दिखना जरूरी है। दूसरी बात है कि ये फिल्म को हमने 3 लैंग्वेज में शूट किया है। हमने डब नहीं किया, इंग्लिश हिंदी तमिल में हमने शूट किया। एक शॉट इंग्लिश में, एक शॉट हिंदी में, एक शॉट तमिल में। कि कैन यू टेल मी व्हाट दिस मीन्स, या बता सकते हो इसका मतलब क्या है? ये अर्थन सोलिया, इट इज लाइक दैट, एवरी एक्टर यूज्ड टू शूट दैट। हमने 8 कंट्री में शूट किया लाइव साउंड पीरियड फिल्म, जो पहले किसी ने नहीं किया, किसी फिल्म में नहीं। हमने इस फिल्म में ना रॉकेट इंजन दिखाया भाई। अच्छा। आपको पता है कि रॉकेट इंजन दिखता है कैसा? नहीं मतलब मैंने तो रॉकेट लॉन्च वगैरह के तो देखे हैं, रॉकेट लॉन्च देखे होंगे, सैटेलाइट देखे होंगे, स्पेसशिप्स देखे होंगे, पर आज तक किसी फिल्म में रॉकेट इंजन नहीं दिखाया गया। और ये रॉकेट इंजन ना लड़कियों को बहुत भाएगा। क्यों? क्योंकि वो दिखता एक हीरे के ज्वेलरी की तरह है, बस वो प्यार हो जाए। अच्छा। वो इतना शाइनी है, ब्यूटीफुल है, उसको पॉलिश करना पड़ता है क्योंकि वो उतना प्योर रहेगा तब जाके ठीक से फंक्शन करेगा। एक स्पेक धूल नहीं हो सकता उस पे। और वो जब जलता है, चालू होता है, उसकी जो आवाज है वो इंसान के कानों में पड़ने वाले सबसे ज्यादा लाउड आवाज है दुनिया में। ओके। तो ये सब वजह है जो हमने रिसर्च करके दिखाया है इस पिक्चर में। और साथ ही अपने आप को जो है 8 महीने के लिए जो ट्रेनिंग करके हमने आपको थोड़ा वीडियो दिखाया था। हाँ मैंने वीडियो भी देखा। और देखो मैं पर्सनली बताऊं आपको, वजन बढ़ाना इतना मुश्किल काम नहीं है, पर वजन घटाना तो मुश्किल काम है। तो और उसके अलावा आप मुझे बता रहे थे कि दांत वगैरह भी आपने सब चीजें वो सब करा। मैंने अपना जबड़ा तोड़वाया था, टेढ़ा वगैरह करा के, ताकि मैं बिल्कुल लंबी तर की तरह दिखूं। तो ये तो मतलब एक तरीके की एक मैडनेस है इस प्रोजेक्ट के लिए। बिल्कुल। पर क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है आपको? ऐसा क्यों लगता है कि ये इस तरीके की कहानियां आना क्यों जरूरी है? तो पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि ये क्यों जरूरी था इस पिक्चर के लिए। जब आप पिक्चर देखोगे, इसमें एक ऐसा क्षण है जो मेरा सबसे फेवरेट है, जिसके लिए ये बिल्कुल जरूरी था, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट था। अच्छा। कि मैं बिल्कुल नंबी नारायण साहब की तरह दिखूं। और वो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था। और आप बताइएगा कि मैं सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। बिल्कुल। पर इस तरफ की फिल्में बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यार हमारे यहाँ देश में ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट मैन बना देते हो या अपोलो 13 बनाते हो या आप इंसेप्शन बना देते हो, तो आपको लगता है कि सारे दुनिया के हीरोज हैं जो दुनिया को बचाने वाले एक्टर्स हैं, वो सिर्फ अमेरिकन हैं, हमसे कुछ नहीं होने वाला। जबकि हमारी क्षमता और हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो उनसे कहीं ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम कम बजट में करते हैं। और हमारा देखिए, हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारे इंजीनियर्स को देख लीजिए ना भाई, दुनिया भर में मतलब लोग उनको सराखों पर रखकर घूमते हैं, उनकी अचीवमेंट्स आर अनबिलीवेबल। पर हम कोई सुंदर पिक्चर पे या सत्य मेला पे पिक्चर नहीं बनाते। हाँ, ये तो है। और हम नहीं बनाते कि यार हमारे इसरो के साइंटिस्ट दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। पर शायद इसलिए नहीं बनाते क्योंकि लोगों को लगता है शायद चलती नहीं होगी, तो ये इतना बड़ा रिस्क भी तो हो सकता है ना। मतलब बनाया किसने है और चली कब नहीं है, बताइए। ये भी हाइपोथेसिस का ही है। वो इसलिए क्योंकि जो बनाने वाले होते हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो राइटर हैं, उनको इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता यार। इसके लिए ना आपको 4 साल निकाल के रख के रिसर्च करना पड़ता है। आपको ना हर 2 महीने के लिए जब पिक्चर बनाना है, मतलब ऐसे घर पे बैठ के यार पिक्चर हाथ में नहीं है, वो डर नहीं है, तो तब जाके ऐसी पिक्चर बनेंगी। अब देखिए स्टीवन स्पीलबर्ग या जेम्स कैमरून 10 साल में एक पिक्चर बनाते हैं। बिल्कुल। तो इसका कोई तो वजह होगी, उतना तो रिसर्च करना पड़ेगा। माधवन साहब, काफी पैसा भी लग गया हुआ है इस पिक्चर जी बिल्कुल। और मेरा खुद के मतलब हाँ, मैं वही मैं कह रहा हूँ, आप प्रोड्यूसर भी हो, एक्टर भी हो, डायरेक्टर भी हो, और स्टोरी भी आपने लिखी है। इतना पैसा जो आपने लगाया, और क्योंकि ये साइंस की फिल्म है,
फॉर्मूला है क्या ये एक बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस का? आपको लगता है कि मतलब ये एक फॉर्मूला भी है? अगर कुछ भी है, जैसे आपने कहा, ये तो पागलपन और बेवकूफ़ी है। क्योंकि अगर मैं खुद की पिक्चर बनाना चाहता हूँ, मैडनेस अच्छा लगता है, वर्ड पागलपन बेवकूफी से ना हिंदी में थोड़ा सा अजीब ये मैडीनेस है। बिल्कुल। पर चक्कर ये है कि यार अगर मुझे अपने लिए एक फायदेमंद वाली फिल्म बनाना होता तो मैं अपने लिए एक रहना तेरे दिल में या 3 इडियट्स ऐसी पिक्चर बनाता जहाँ पे मैं डायरेक्ट करता और 6 गाने होते, खूबसूरत लड़कियां होती और जरा जरा गाना होता या जो भी है, तो मेरा पैसा सेफ हो जाता। हाँ। पर एक बावला ही होगा कि ऐसे टोटली नॉन कमर्शियली लुकिंग फिल्म में पिक्चर डाले। पर यार मेरा दिल कह रहा था कि ये इससे कमर्शियल स्टोरी हो नहीं सकता, क्योंकि ये रियल लाइफ जेम्स बॉन्ड है हमारे इंडिया के। तो जो भी इन्होंने किया है, जो जिस वजह से इन्होंने ये सब किया है, उसके बारे में जानना जरूरी है। मैं ही नहीं, मेरे साथ जो मिलके मेरे प्रोड्यूसर्स को प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे मोलन्स और 27th एंटरटेनमेंट, वो भी नंबी नारायण के फैन हैं। अच्छा। वो मेरे साथ नहीं प्यार कर रहे थे कि मैडी की पिक्चर में हम डालते हैं, वो नंबी नारायण की कहानी पे डाल रहे थे। और थ्रू कोविड भी ना उन्होंने कहा कि नहीं, OTT पे नहीं रिलीज करेंगे, ये पिक्चर सिर्फ थिएटर पे आएगी, जो होगा देखा जाएगा। पर इतना सब कुछ, इतना सारा एफर्ट, इतना सारा पैसा, इतनी सारी मेहनत, उसके बाद आपको कभी भी एक सेकंड के लिए ये तो नहीं लगा कि यार मैं जो टॉपिक उठा रहा हूँ वो शायद रिलेटेबल ना हो? क्योंकि बहुत लोगों का ये भी मानना है कि यार स्पेस मिशन से इतनी सारी प्रॉब्लम है इंडिया में, पॉवर्टी है और भी इतने सारी चीज़ें हैं जिस चीज़ को मतलब कई चीज़ों का ट्रीटमेंट नहीं है, कई सारी बड़ी अलग अलग बीमारियां हैं। जब आप साइंस की उसकी बात करते हो, आप कहते हो कि स्पेस मिशन और ये सारा, तो कई लोगों का कहना है कि यार रिलेटेबल नहीं है। क्या आपको लगा कि मतलब कि शायद जरूरी नहीं है? हाँ, उनको लग रहा था कि अगर इतना पैसा खर्च हो रहा है, लोग भूखे हैं, तो क्यों हम स्पेस रिसर्च पे पैसा खर्च कर रहे हैं? ये बात, हाँ, ये कई लोग बात करना चाह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि शायद इन लोगों को ये नहीं पता कि आपका जो है रोड सेफ्टी से लेके हार्ट पंप, आपका जो इंटरनेट से लेके आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी, आई सर्जरी, या फिर जो भी दवाएं लेते हैं, टेक्सटाइल्स, जो लोग जल जाते हैं उनको बचाने के लिए जो हमें कपड़ा यूज करना पड़ता है, सुई धागा से लेकर खाने तक की जो आपकी कंट्रीब्यूशन हुई है, वो स्पेस रिसर्च और एक्सप्लोरेशन की वजह से ही हुई है। फ्रॉम नासा टू इसरो, जो हर चीज इन्वेंट हुआ है जिसकी वजह से आज हम इंसान को आराम से 60 से लेकर 90 साल तक जिंदा रख सकते हैं, बच्चों को मरने से बचा सकते हैं। हर चीज has been a result of research of space research and travel and defense. तो इंटरनेट is from that. तो ऐसा नहीं है। बोलिए। आपके पास तो सारे सवालों के जवाब हैं। मतलब मैं तो सोच रहा था कि नालायक पत्रकार बनकर आऊंगा, कुछ ऐसे सवाल भी पूछूंगा जिसके जवाब ना हो, पर आपने तो इस मिशन के बारे में पूरी PhD कर ली है। यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हमारे इंडिया के जो जवान हैं, एक्चुअली सच बताओ, जो हमारी पब्लिक है ना, वो हमारे फिल्म मेकर से कहीं ज्यादा नॉलेजेबल हो चुकी है। मैं ना हर एक इंसान के पास आज के दिन 6 पैक 8 पैक है यार। हाँ, मतलब तो मेरे पास तो फैमिली पैक है। हाँ, तो हमारे पास। और चक्कर ये है कि मैं उनके लिए आदर्श कैसे बनूं यार। मेरी पिक्चर को थिएटर में क्यों देखने जाएं? मेरे लिए उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट बनना, उनके लिए एस्पिरेशनल बनना बहुत जरूरी है एज एन एक्टर। वरना तो हंसेंगे मेरे पे, और मैं कतई नहीं चाहता कि कोई मेरी पिक्चर देखने और मुझ पे हंसे। मैडी वो है नहीं। बहुत बढ़िया सर, पिक्चर के बारे में बात हो गई, लेकिन बहुत सारे जो ऑडियंस है उन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस भी भेजे हैं। और क्योंकि मतलब नालायक पत्रकार हमारा नाम है। बस आप सिर्फ अपने आप को नालायक पत्रकार बोल रहे हो, पर बहुत लायक पत्रकार हो यार। क्या रिसर्च मैं थोड़ा सा अंडर प्ले कर रहा हूँ, आपको मालूम ही है इस चीज का। लेकिन लोग पूछ रहे हैं अंडर प्ले से, मुझे एक याद आया, माधवन साहब को हर आदमी इंटरनेट पर, पता नहीं आप सर्च करते हो या नहीं, बहुत अंडररेटेड एक्टर कहता है। क्या आपको लगता है आप अंडररेटेड हो? हाँ हूँ मैं। तो फिर ओवररेटेड कौन है? क्योंकि मेरा क्वेश्चन तो ये था, ये ट्रिक क्वेश्चन था कि आपके हिसाब से ओवररेटेड, आपने लास्ट मूवी कौन सी देखी है? अगर आपको किसी को कहना हो कि ओवररेटेड है, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैंने पिछले जो मतलब जितनी भी हिंदी फिल्में फ्लॉप हुई हैं और साउथ इंडियन फिल्में हिट और फ्लॉप हुई हैं, उनमें मैंने देखा है, चाहे वो RR हो, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, चाहे वो KGF हो, चाहे वो पुष्पा हो। बिल्कुल यार, इसमें एक्टरों ने कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया और अंडर डिलीवर नहीं किया। ये सारी फिल्म, चाहे वो गंगूबाई हो, सब में एक्टरों ने जान, मतलब जी जान देख के वर्कआउट किया है। तो मेरे हिसाब से ना, मुझे लगता है कि अंडररेटेड एक्टर्स नहीं है, ओवररेटेड मेकर्स है। मेरे ओवररेटेड मेकर्स, मैं ओवररेटेड राइटर्स होंगे, पर देयर एक्टर्स को मैं कभी नहीं कहूंगा ओवररेटेड। ओके, एक बहुत बड़ा टॉपिक है स्टार किड्स का भी है। आपको क्या लगता है किसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल आपने देखा? मुझे लगता है कि यार एक स्टार किड होना बहुत तकलीफदायक बात है। मैं बता रहा हूँ, बहुत तकलीफदायक है। क्योंकि ना उन सबको लगता है कि यार ये लोग ऐशो आराम में जीते हैं, पर यार एक छाव में जीना हमेशा, अब एक पिताजी के छाव में जीना या अपने माताजी के छाव में जीना, और फिर हमेशा उनके साथ कंपेयर होना, एक घर में उनके मानसिक चीज़ों चाहिए, घर पे भी जो है ना,
उनके बीवियां जो आती है जो शादी करेगी उनको भी ना कंपैरिजन का हिस्सा बनना पड़ता है। इट्स नॉट दैट इजी। और मैं हमेशा वेदांत को बोलता हूँ कि तूने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है, तूने एक कंपटीशन जीता है जिसमें तूने गोल्ड मिला। अब ओलंपिक तो बहुत दूर है, तुमसे अच्छे स्विमर हैं तुम्हारी उम्र के इंडिया में जिनके बारे में लोग नहीं जानते, तो तुम उनको मतलब उनको अपने वेबसाइट पे डालो, उनके अपने इंस्टाग्राम में डालो। पर स्टार किड्स जो आप कह रहे हो कि जो बहुत प्रॉमिसिंग है, वैसे तो मुझे लगता है टाइगर श्रॉफ जो है इतना हार्ड वर्किंग है, ही इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टार किड्स दैट आई नो। ओके, आप OTT पर भी हो, आपकी फेवरेट OTT अभी जो आपने लेटेस्ट कुछ देखा हो, कुछ OTT पे कुछ रिकमेंड कर सकते हो आप? जी हाँ, मैंने अपने एक मेरे ही डायरेक्टर यानी विक्रम वेदा के डायरेक्टर की प्रोड्यूस की फिल्म तमिल में देखा मैंने, उसका नाम है श्रुएल। अच्छा, और बहुत कमाल की सीरीज है। अच्छा, Amazon प्राइम पे। हाँ, पर आप काफी देखते हो वैसे, मतलब मूवीज वगैरह लगातार देखते रहते जी, हो? बिल्कुल बिल्कुल। और स्टॉकिंग वगैरह करते हो, जैसे आप डीकपल्ड वगैरह में आप चेतन भगत को के पीछे आप पड़े हुए थे, इस तरीके स्टॉकिंग वगैरह? अब ये भी बता दो मैं टीवी पे आपके सामने नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे स्टॉक मतलब कोई फेक अकाउंट वगैरह बना, ऐसे लोग पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा। हाँ, नहीं मैंने फेक यार, मेरा खुद के अकाउंट मैं हमेशा खुद ही चलाता हूँ, तो जो भी उस पर लिखता है वो मैं ही लिखता हूँ, तो फेक अकाउंट रखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, RSTDM अगर आज दोबारा बनती है जी, तो आप मुझे बताओ आपके हिसाब से किसको कास्ट करना चाहिए? मैडी और दिया के अलावा RSTDM कोई और नहीं कर सकता। अगर वो करेंगे तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी होगी नहीं। तो ये तो बाकी सारे रीमेक्स और उसके लिए भी है। नहीं रहना है तेरे दिल में के हिसाब से, क्योंकि वो जो है एक कल्ट हिट हो गई है, जिसके अब भले ही आप 3 इडियट्स या तनु वेड्स मनु किसी और तनु वेड्स मनु भी अच्छी फिल्म है, पर ये रहना है तेरे दिल में जो है ये सिर्फ 90s किड्स ही नहीं, बल्कि मतलब मैं 15-16 साल की लड़कियों से मिलता हूँ जिनको मैडी करते हैं, मेरे को लगता है यार ये ऐसा तो मैं नहीं था कि यार बुढ़े से तो मैं मतलब पिक्चर देख के रोमांस नहीं हो जाएगा मुझे, पर उसका एक कल्ट फॉलोइंग हो गया। हिट नहीं हुई थी लेकिन उस टाइम, ये आपने कई बार जिक्र भी किया है इस चीज का। इनफैक्ट उसका म्यूजिक ही नहीं रिलीज किया था क्योंकि उनको लगा था कि म्यूजिक फ्लॉप है, और पिक्चर रिलीज होते ही लोगों ने लिख दिया कि यार मैडी मोटा है, फ्लॉप है, सब कुछ कर दिया था उन्होंने, बेचारी दिया मारी गई उसमें। फिर देखता हूँ कि 8 साल बाद तक वो साला चली रही है पिक्चर। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि क्या रॉकेटरी माधवन के करियर की सबसे बड़ी फिल्म है? डू यू थिंक कि विदाउट अ डाउट यार, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अच्छा, हाँ, क्योंकि मतलब नो मैंने तो सब कुछ नछावर कर दिया इस पिक्चर में, या तो अगर चली नहीं तो मैं इतना पिटूंगा, सब बोलेंगे ये बहुत बात करता है स्क्रिप्ट के बारे में, स्क्रीन प्ले के बारे में, एक्टिंग के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में, इंटेलिजेंट एक्टर है। हाँ, चली नहीं तो सब कुछ जो है कचरे में चला जाएगा, मुझे पता है। मैं और मेरी बीवी बहुत ही नर्वस हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इट वर्क्स आउट। तो चलिए, मैं तो देखने वाला हूँ रॉकेटरी, बिल्कुल फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाकर देखने वाला हूँ। इस कैमरे के पीछे कुछ लोग हैं जो शायद अभी मूड नहीं बना पा रहे, माधवन को क्या उनसे कुछ कहना है रॉकेटरी के बारे में? हाँ भाई, अगर आप पिक्चर नहीं देखना चाहते हैं तो बिल्कुल ठीक है, कम से कम पारिस में मत देखें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप किसी वजह से भटक कर थिएटर में चले गए तो मैं आपको चौंका दूंगा, इतना तो मेरा दावा है। Thank you so much, Madhavan sir. It was lovely speaking to you. Thank you so much. Lovely meeting you too, brother. Thank you. Thank you.